हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। आज है पार्ट नंबर 2। आज हमें करना है चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट में हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स करे थे, अभी आज हम उससे आगे करेंगे। मेरी 20-20 मिनट की 25 मिनट की वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक एक चीज तुम्हें समझाती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले तो कॉमेंट सेक्शन में जाके तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगनी चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाओ, जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने करा था इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी के बारे में, एंड हमने करे थे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। आज हमें करना है शुरू नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 तरीके का हो सकता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। अब क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, साइंस है या नहीं, प्रोफेशन है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है पेपर में। आई वॉन्ट से कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ मतलब ठीक ठाक चांस है आने के। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 तरीके से हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट के बारे में, एक आर्ट के बारे में, साइंस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में। और ये फाइंड आउट करना है कि क्या मैनेजमेंट इन तीनों में से कुछ भी है। उसके लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि इन तीनों महाशयों का मतलब क्या है। सो इन तीनों का क्या मतलब है और क्या मैनेजमेंट अग्री करता है उनसे या नहीं, आओ वो सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले मतलब है आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो ये सिंगर्स हैं, बैंड है, म्यूजिशियंस हैं, है ना। सो दे आर आर्टिस्ट। तो जितने भी म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सारे के सारे लोग क्या हैं, आर्टिस्ट हैं। वो सारे के सारे, उनके अंदर एक कला है। उस कला की वजह से वो एक परफॉर्मेंस दे पाते हैं, अपना पैसा कमा पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं। अब ये जो कला है ये हर किसी के अंदर अलग से हो सकती है। जैसे कि सिंगर बहुत सारे हैं, कई सिंगर अच्छे भी हैं, कई सिंगर बहुत ही अच्छे हैं, कई फिर अरिजीत लेवल के भी हैं हमारे पास, है ना। तो इन सभी सिंगर्स को अगर मैं सेम गाना गाने को बोलूं, वो सेम गाने को अपनी अलग आवाज में गाएंगे। इन सभी को अगर मैं बोलूं कि अरिजीत सिंह का एक गाना गाइए, वो सारे अलग अलग तरीके से सेम गाने को गाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट क्या करता है, अपनी नॉलेज को पर्सनल तरीके से अप्लाई करता है। कोई भी दो सिंगर सेम तरीके से नहीं गा सकते। सिमिलरली मैं एक टीचर हूँ, आप कितने ही टीचर से बिजनेस स्टडीज पढ़ सकते हो, पर हर टीचर बिजनेस स्टडीज को अलग से पढ़ाएगा। कोई गुस्से से, कोई प्यार से, कोई ऊंचा बोल के, कोई धीमे से, कोई बहुत ही स्लो, कोई बड़ा ही फास्ट बोलेगा। सो हर टीचर का अपना एक अलग अंदाज है, अपना एक अलग तरीका है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम ही बिजनेस स्टडीज को अपने पर्सनल तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो हम एक आर्टिस्ट हैं, हमारे अंदर एक कला है पढ़ाने की। ऐसे ही जो आर्ट होता है, आर्ट का एक पर्सनल एप्लीकेशन किया जाता है। नॉलेज सबको वही है, सबको वही बिजनेस स्टडीज ही पढ़ानी है, सबको सेम ही गाना गाना है, पर हर कोई उसको अपने एक पर्सनल अंदाज में पढ़ाएगा। दूसरी चीज, इसकी कुछ तो थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है। भाई मैं बोल रही हूँ हर कोई अलग तरीके से गाना गाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई गाना गा सकता है। भाई पूरे कोर्सेज होते हैं म्यूजिक के, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक का 2-3 साल का कोर्स होता है। उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि एक साल में इतना सिखाएंगे, दूसरे साल में ये सिखाएंगे, तीसरे साल में ये सिखाएंगे, है ना। तुम में से कई लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक का पेपर भी देते हो। तो इसका एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, सुर होते हैं, ताल होता है, अलंकार होते हैं, ये होता है, वो होता है। तो म्यूजिक का प्रॉपर कोर्स बना हुआ है, कई साल लग जाते हैं उस कोर्स को करने में, और फिर जाके तुम एक सिंगर बन पाते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि इसकी नॉलेज नहीं है, एक बुकिश मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब बुकिश, प्रॉपर इसका कोर्स है, प्रॉपर सिलेबस है, ठीक है, करिकुलम है इसका, ठीक है, और वो होता है। फिर इसको तुम जितना प्रैक्टिस करते रहोगे तुम उतना बेहतर बन जाओगे। मैं आज जैसा पढ़ाती हूँ, क्या मैं ऐसा सेम पढ़ाती थी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था? जी नहीं, तब शायद मैं बहुत खराब पढ़ाती हूँ, पर मैंने हर साल पढ़ाया, बार-बार पढ़ाया, मल्टीपल बैचेस को पढ़ाया है, 1 टू 1 भी मैंने पढ़ाया है, होम ट्यूशन भी, ये भी, वो भी, हर तरीके से पढ़ाया। और तब जाके धीरे-धीरे समझ आया कि अच्छा नालायक बच्चा ऐसे समझता है, होशियार बच्चा ऐसे समझता है, इन जनरल मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए। तो मैंने जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उतना ज़्यादा समझा, और उतना ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाला, और उतना बेहतर अब मैं पढ़ा सकती हूँ। सो ये 3 फीचर होते हैं हमारी किसी भी चीज़ को आर्ट कहलाने के। किसी भी चीज़ में अगर ये तीनों फीचर प्रेज़ेंट होंगे, तो हम उस चीज़ को एक कला, एक आर्ट बोल सकते हैं। आर्ट का डेफिनिशन क्या है? मेरे साथ आप रीड करेंगे। स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द रिजल्ट्स। ठीक है, कि एग्जिस्टिंग नॉलेज है पर उस पे अपना पर्सनल तड़का लगाना है,
रिजल्ट को अचीव करने के लिए। अच्छा, अब ये जो तीनों फीचर हैं, मैंने क्या बोला? ये तीनों फीचर जिस भी चीज़ में होंगे वो एक आर्ट होगी। देखते हैं क्या मैनेजमेंट में ये तीनों फीचर हैं या नहीं? सो टू मैनेजर्स यूज़ द नॉलेज इन टोटली डिफरेंट वेज़। कहते हैं 2 मैनेजर्स हैं ना, वो दोनों ही अपनी नॉलेज को अलग तरीके से यूज़ करेंगे। एक मैनेजर पूरा गुस्सा करेगा एम्प्लॉइज़ पे, एक मैनेजर बड़े ही आराम से ट्रीट करेगा। एक मैनेजर बोलेगा कि अगर तुमने अच्छा काम किया, तो मैं तुम्हें थाईलैंड का ट्रिप स्पॉन्सर करूँगा। एक मैनेजर बोलेगा अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई डीमोटिवेट करेगा, कोई पॉजिटिवली ट्रीट करेगा, कोई नेगेटिवली ट्रीट करेगा। हर मैनेजर का काम निकलवाने का, काम करवाने का तरीका अलग होता है। इवन दो नॉलेज तो है, इवन दो हम पढ़ाई तो करते हैं, हम आपको हैं मैनेजमेंट ही तो पढ़ा रहे हैं, एमबीए है, बीबीए है, ये सारे मैनेजमेंट कोर्सेज ही तो हैं। पर हर दो मैनेजर उसको अलग तरीके से अपनाएंगे, ठीक है ना? इन मैनेजमेंट ऑल्सो अ मैनेजर अप्लाइज द नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड यूनिक मैनर। स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई द प्रिंसिपल्स इन डिफरेंट मैनर डिपेंडिंग अपॉन वो कितने क्रिएटिव हैं। तो जी हाँ, मैनेजमेंट पहले क्राइटेरिया को फुलफिल करता है आर्ट होने के। दूसरा है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो इसमें भी यही है कि हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी अगर मैनेजमेंट में करें, तो एक मैनेजर भी आफ्टर स्टडिंग द वेरियस सिचुएशंस फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरीज, ठीक है, कि वो कैसे मैनेजमेंट करेगा। Management satisfies this criteria as a manager gains experience through regular practice and becomes more effective. So जी हाँ, मैनेजमेंट इसको भी फुलफिल करता है। एंड लास्टली, क्या मैनेजमेंट की थियोरेटिकल नॉलेज है? तो ऑब्वियसली है बेटा, आपकी पूरी बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट ही तो पढ़ा रही हूँ तुम्हें मैं। तुम्हारा बीबीए का कोर्स है, एमबीए का कोर्स है, एचआरएम पढ़ते हैं, मार्केटिंग पढ़ते हैं, वो सारा कुछ मैनेजमेंट के अंदर ही तो आता है। सो जी हाँ, प्रॉपर कोर्स करिकुलम है मैनेजमेंट का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सारे मैनेजमेंट का ही पार्ट है। सो जी हाँ, जैसे कि डांस वगैरह की हर चीज़ की अपनी करिकुलम होता है, ऐसे ही जो मैनेजमेंट है उसका भी करिकुलम होता है जिसमें मार्केटिंग, एचआर सब कुछ आप पढ़ते हो। सो मैनेजमेंट इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट एक पूरे का पूरा आर्ट है। मैनेजमेंट जो है एक पूरे तरीके से आर्ट है, क्योंकि 3 फीचर थे आर्ट के और तीनों फीचर मैनेजमेंट ने फुलफिल कर दिए। अब है साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? साइंस की डेफिनेशन देखो, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। अब देखो साइंस क्या है? साइंस वही साइंस है जो हम पढ़ते हैं। आपने 10th तक साइंस पढ़ी है ना, बच्चे नॉन मेडिकल पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, वही साइंस की यहाँ बात हो रही है। साइंस में फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, जिनके लॉ होते हैं, वो लॉ एज इट इज हर जगह अप्लाई होते हैं। अगर मैंने बोला कि ग्रेविटी है तो ग्रेविटी है, वो आज भी रहेगी, वो 100 साल पहले भी थी, वो 100 साल बाद भी रहेगी। वो इंडिया में भी, कनाडा में भी, यूएसए में भी, पूरी धरती पे वो ग्रेविटी है तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज ग्रेविटी है कल नहीं है, आज कम है कल ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ग्रेविटी है तो है। तो साइंस के जो लॉ है, साइंस के जो एक्सपेरिमेंट है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। वो क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है और उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब वो जो मैंने एक बार बोल दिया कि ग्रेविटी है तो दुनिया भर में है। और वो एक्सपेरिमेंट कर करके ही पता चला, जब सेब ऊपर से गिरा तभी पता चला कि भैया ग्रेविटी है। जब तक सेब ऊपर से नहीं गिरा था तब तक पता ही नहीं था कि ग्रेविटी है। ऐसे ही फिजिक्स के, केमिस्ट्री के हर एक लॉ को एक्सपेरिमेंट करके ही बनाया गया। और तीसरा तो वही है कि बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस की है। साइंस में भी किताबें पढ़ते हो ना इतनी मोटी मोटी, तो वही बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। अब क्या मैनेजमेंट में ये सारे गुण हैं? क्या मैनेजमेंट में सारे गुण हैं? पहला गुण क्या है? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो क्या मैनेजमेंट में तुम करते हो? तो जी हाँ, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट में भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो लॉ होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करके ही बनाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य वचन है। पर जो मैनेजमेंट है, इट डील्स विद ह्यूमंस whose behavior is difficult to understand and they are not capable of being accurately predicted। देखो साइंस में क्या करना होता है, तुम एक केमिकल लेते हो, उसके अंदर कोई दूसरा केमिकल डाल देते हो, उसके अंदर कोई दूसरा केमिकल डाल देते हो। अब ये केमिकल तो हमेशा सेम ही रहेगा। केमिकल ए, केमिकल बी, दोनों आपस में हमेशा सेम ही रिएक्शन देंगे, सेम ही चीज प्रोड्यूस करेंगे। सेम ही तो केमिकल है, केमिकल कैसे बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। कोई मेटल है वो कैसे बदल सकता है? डायमंड तो डायमंड है यार, इंडिया में है कि अमेरिका में है कि कहीं भी है। तो इसके अंदर जो मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ साइंस के अंदर, वो सारे एक्सपेरिमेंट में समान चीजों के ऊपर करती हूँ। और चीजें तो नॉन लिविंग है, वो तो सेम ही रहती हैं हर जगह हर वक्त।
तो इसके जो साइंस के एक्सपेरिमेंट है ना, वो हमेशा सेम रिजल्ट देते हैं। पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट किसकी कर रहे हैं? लोगों की। तो एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे? लोगों पे। और हर एक इंसान दूसरे से डिफरेंट है। तो हर बार एक्सपेरिमेंट करने पे हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, और हर बार उन एक्सपेरिमेंट से हम जो रिजल्ट है उसको अलग तरीके से अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किसके साथ डील कर रहे हैं? इंसानों के साथ। और हर दो इंसान अलग होते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक साइंस तो है, पर वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है। तुम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, रिजल्ट भी निकाल सकते हो, पर वो बहुत बार अलग रिजल्ट आएंगे, क्योंकि इंसान अलग है जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। केमिकल्स पे एक्सपेरिमेंट होता है, वो तो हमेशा सेम रहते हैं। तो इसलिए साइंस तो साइंस है, पर मैनेजमेंट क्या है? एक इनएग्जैक्ट साइंस है। इसी को मैं बोलती हूँ कि मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस है। इसी को मैं बोलती हूँ कि मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। तो मैनेजमेंट इस क्राइटेरिया को फुल्ली नहीं फुलफिल नहीं कर रहा, पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा। दूसरा है, क्या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है? एज आई सेड, ग्रेविटी तो है ना, आज भी है, कल भी है, हर जगह है। पर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में फिर से वही बात है यार, कि आप इंसानों को मैनेज कर रहे हो, तो हर सिचुएशन में मैनेजमेंट भी अलग होगी। कभी गुस्से से करोगे, कभी प्यार से मैनेज करोगे, कभी गिफ्ट देके मैनेज करोगे, तो कभी सजा दोगे। हर इंसान को हर वक्त अलग तरीके से मैनेजमेंट करनी है। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। लेकिन क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? ये तो है ना, आर्ट में पढ़ा ना कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो हाँ, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आर्ट की भी थी, साइंस की भी है, और मैनेजमेंट की भी है। तो इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रही है हमारी साइंस, हमारी मैनेजमेंट। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, पर कैसी? वो एक सोशल या फिर इनएग्जैक्ट साइंस है, जिसको मैं बोलूँ एक अप्लाइड साइंस है। क्यों? क्योंकि ये इंसानों पे अप्लाई करी जाती है, और इंसान अलग है, तो उनका बिहेवियर भी प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। ओके जी। ओके जी। लास्ट टॉपिक आता है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो जी हाँ, सॉरी, जी हाँ क्या? तो प्रोफेशन में देखते हैं क्या क्या गुण होते हैं। प्रोफेशन के अंदर ये सारे गुण होते हैं। प्रोफेशन वही चीज है जो आपने 11th के पहले चैप्टर में भी पढ़ी थी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंस था ना उसमें जो पढ़ा था। सो एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक टीचर, एक सीए, हम सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, अगर हम अपना खुद का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं। पर अगर मैं किसी के अंडर जाके नौकरी करूं, एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में, लॉयर किसी के अंडर, या सीए या टीचर किसी के अंडर काम करेगा, तो वो प्रोफेशनल नहीं कहलाएगा, वो अ, एक एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है। सो डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये लोग प्रोफेशनल्स हैं अगर खुद से काम करें तो। प्रोफेशन में ये सारे गुण होते हैं। ठीक है। जिसका एक्रोनियम तुम देख सकते हो यहाँ पे, एक्रोनियम क्या है? स्वेयर, आई स्वेयर। ठीक है। एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। पहली चीज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? बहुत बार पढ़ लिया, आर्ट की भी है, साइंस की भी है, प्रोफेशन की भी है। लॉयर की मोटी किताबें हैं, डॉक्टर की भी, सीए की भी, है ना? तो उसकी भी है भैया। और मैनेजमेंट की भी है। ठीक है। दूसरा है, नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन। एक, अगर तुम प्रोफेशनल बनना चाहते हो, अगर सीए बनना चाहते हो, मैं ऐसे ही अपने नाम के आगे नहीं बोल सकती कि मैं सीए अंशिता जिंदल हूँ। मैं नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई सीए। तो सीए अगर तुम्हें बनना है, या अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखवाना है या लॉयर लिखवाना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, जैसे सीए का है ICAI। अच्छा, तुम में से कितने लोग सीए बनना चाहते हो? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो सीए अगर तुम्हें बनना है, तो तुम्हें कंपलसरी है कि तुम्हें उसके कुछ पेपर देने पड़ेंगे। ये जो इंस्टीट्यूट है, इसके पास खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उन पेपरों को क्लियर करना पड़ेगा, और ये तुम्हें इंस्टीट्यूट एक लाइसेंस देगा, तभी तुम सीए बन सकते हो। ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। जिसको अपना बिजनेस खोलना है वो खोलेगा भाई, जिसको अपनी दुकान खोलनी है वो खोलेगा भाई। उसको किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी रजिस्ट्रेशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की उसको जरूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट ये फुलफिल नहीं करता। ठीक है। नॉट सब्जेक्ट टू एनी कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने ना कुछ रूल बना रखे हैं। अगर आप सीए बन गए, आपको लाइसेंस मिल गया, लेकिन उसके बाद भी आपने इसके रूल, इसके कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ दिया, तो तुम्हारा सीए का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तुम एमबीबीएस कर लिया, डॉक्टर बन गए, पर डॉक्टर्स के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर तुमने उसको तोड़ दिया, तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। जैसे कि अगर तुमने मूवी देखी हो कबीर सिंह, अगर तुमने मूवी देखी हो कबीर सिंह, कबीर सिंह मूवी में यही होता है कि वो महाराज जी डॉक्टर होते हैं, पर उन्होंने दारू पी के किसी का ऑपरेशन कर दिया, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ दिया, तो 5 साल के लिए उनका लाइसेंस जो है रद्द हो गया था।
5 साल के लिए, ठीक है? तो प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक रूल्स होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। मेरा बिज़नेस है, मेरा धंधा है, मेरी दुकान है, मैं जैसे मर्ज़ी उसको हैंडल करूँ। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? नहीं होते हो ना कोई। मैं अपनी दुकान की मैनेजर हूँ, मेरी दुकान मैं जैसे मर्ज़ी चलाऊँ, मुझे कोई रूल्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करने। नो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सीए को सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर को एमबीबीएस करनी पड़ेगी, लॉयर को एलएलबी करनी पड़ेगी। पर मैनेजर, एक 10th पास बंदा भी दुकान खोल के बैठ जाए तो खुद को मैनेजर बोल सकता है। तो ये भी फुलफिल नहीं करता मैनेजमेंट हमारा। प्रॉफिट मोटिव, एक प्रोफेशन में लोगों का सर्विस मोटिव होता है, पर बिजनेस का, मैनेजर का एक प्रॉफिट मोटिव होता है। तो ये वाला पॉइंट भी फुलफिल नहीं करती हमारी मैनेजमेंट। तो ओवरऑल अगर हमें देखा जाए तो सिर्फ एक ही पॉइंट प्रोफेशन का फुलफिल किया मैनेजमेंट ने, वो कौन सा पॉइंट था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बाकी कोई भी पॉइंट मैनेजमेंट ने फुलफिल नहीं किया। सो जी नहीं, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, लेकिन मैनेजमेंट इज बिकमिंग अ प्रोफेशन। धीरे 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 मैनेजमेंट की फील्ड बेहतर होती जा रही है, बेटर एमबीए कॉलेजेस आ रहे हैं, बेटर सारा कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे मैनेजमेंट जो है बेटर तरीके की तरफ जा रही है, बेटर उसकी तरफ जा रही है, प्रोफेशन बनने की तरफ जा रही है। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारे एमबीए लेवल्स को ही रखते हैं। आजकल हम फैमिली मेंबर से नहीं बल्कि प्रोफेशनल एमबीए लोगों से मैनेजमेंट करवाते हैं। तो विच इज वाई धीरे धीरे मैनेजमेंट अभी तो नहीं है, पर शायद नियर फ्यूचर में एज अ प्रोफेशन इस्टेब्लिश हो जाए हमारी मैनेजमेंट। सो जी हाँ, हमें क्या समझ आया? मैनेजमेंट पूरे तरीके से एक आर्ट है। जी हाँ, वो आर्ट है। क्या मैनेजमेंट पूरे तरीके से एक साइंस है? नहीं है, वो एक इन एग्जैक्ट साइंस है। और प्रोफेशन तो है ही नहीं हमारी मैनेजमेंट, प्रोफेशन तो है ही नहीं। ठीक है, ये हमें कंक्लूजन में समझ आया। अगला टॉपिक मेरे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसका एक्रोनियम जो है काफी बढ़िया, मेरा फेवरेट एक्रोनियम है, वो देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, आओ देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ना तुम्हें हर चीज के आएंगे, प्लानिंग के भी, ऑर्गेनाइजिंग के भी। किस किस के याद करोगे यार? इसलिए मैंने एक बड़ा प्यारा सा एक्रोनियम बनाया है। अच्छा, जब भी मैं एक्रोनियम बताऊंगी तुम्हें साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का एक्रोनियम क्या है? गो, मम्मी, पापा, गो टू CID। गो मम्मी पापा गो टू CID, यानी कि GMPGCID। गो मम्मी पापा, गो, टू को हटा दो, गो CID, GMPGCID, गो मम्मी पापा गो टू CID। ठीक है, ये है हमारा एक्रोनियम। पहले G से मेरा आएगा ग्रुप एक्टिविटी, M से आएगा मल्टी डायमेंशनल, P से मेरा आएगा परवेसिव, P से मेरा आएगा परवेसिव, अगले G से मेरा आएगा गोल ओरिएंटेड, और CID क्या है? कंटिन्यूअस इंटेंजिबल डायनामिक। ये है मेरा पूरे का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्रोनियम। और ये सिर्फ इसी में यूज नहीं करेंगे, आगे प्लानिंग का भी फीचर्स पढ़ेंगे, सबके फीचर पढ़ेंगे, सब में मैं सेम ही एक्रोनियम घुमा घुमा के तुम्हें याद करवा दूंगी। ठीक है, अभी के लिए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का एक्रोनियम क्या है? गो मम्मी पापा गो टू CID, GMPGCID। इसको तुम अभी के अभी कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखकर बताओगे। एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट के अंदर हम टोटल 3 चीजों को मैनेज करते हैं। क्या क्या 3 चीजों को? अपने काम को, अपने लोगों को और अपने ऑपरेशंस को। जब मैं बोलती हूँ वर्क, वर्क का मतलब है कि अपने ऑफिस रिलेटेड सारे कामों को मैनेज करती हूँ। और जब मैं बोलती हूँ ऑपरेशन, इसका मतलब है मैं अपने फैक्ट्री रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड सारे काम मैनेज करती हूँ, और मैं अपने लोगों को भी मैनेज करती हूँ। ठीक है, तो फैक्ट्री रिलेटेड यानी कि मैं इनपुट आउटपुट का जो कन्वर्जन है, जो प्रोडक्शन है, उसको भी मैनेज करती हूँ। मैं अपने लोगों को, है ना, कि लोग मोटिवेट रहें, लोग सही टाइम पे काम करें, उसको भी मैनेज करती हूँ। और मैं अपने ऑफिस रिलेटेड जितने भी काम हैं, ठीक है, परचेज, सेल, फाइनेंस, ठीक है, इन सब को भी मैनेज करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, 3 चीजें मैनेज करते हैं, वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। वर्क मतलब ऑफिस रिलेटेड, ऑपरेशन मतलब फैक्ट्री रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्शन रिलेटेड, और पीपल मतलब पीपल, भाई लोगों को मैनेज करना, ये तो कर ही लोगे तुम, है ना। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज मैनेज किया, जिंदगी भर मेरी कंपनी चलती रहेगी, नहीं। तुम लोगों को रोज अकल देनी पड़ती है कि नलायक को पढ़ लो, तुम लोगों को रोज टाइम टेबल बना के देना पड़ता है, हर रोज स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो तुम्हें भी अपनी लाइफ को रोज रोज मैनेज करना है ना। कभी कोई पसंद आ गई है, कभी कोई पसंद आ गया है, तो रेगुलर अपने दिमाग को, बॉडी को, इमोशन को मैनेज करना है।
टाइम टेबल को मैनेज करना है। वैसे ही मैनेजमेंट भी लगातार करी जाती है, हर दिन करी जाती है, कंटिन्यूअसली करी जाती है। जितनी भी चीजें हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे रेगुलर करे जाते हैं। सारे मैनेजर्स हर वक्त मैनेजमेंट करते हैं, अपने अपने काम की अपने अपने लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं, पर हर वक्त ऑन अ डेली बेसिस कंटिन्यूअसली मैनेजमेंट चलती रहती है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला इंसान पूरी कंपनी को नहीं चला सकता। हमें हर डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, हमें हर लेवल के लोग चाहिए, हर ब्रांच में लोग चाहिए, हर चीज के लिए एक टीम चाहिए। और एक टीम एफर्ट है, एक ग्रुप ही मिलके कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी तुमको काम करना है, कोई भी गोल को पूरा करना है, एक टीम अकेली नहीं, एक टीम मिलकर ही, कोऑर्डिनेशन कर कर ही काम कर सकती है, वरना गोल पूरा नहीं हो सकता, वरना मैनेजमेंट नहीं हो सकती। अकेला बंदा नहीं कर सकता। ना तो अकेले बंदे को इतनी अकल होती है और ना ही उसके पास इतना टाइम होता है। इसलिए पूरी टीम को मिलके अपनी अकल और अपना टाइम लगा के मैनेजमेंट करनी पड़ती है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैं हर रोज सेम तरीके से मैनेज नहीं करूंगी। मैं किसी दिन तुम्हें डांटूंगी भी, किसी दिन तुम्हें प्यार भी करूंगी, किसी दिन तुम्हें छुट्टी भी दूंगी, और किसी दिन बोलूंगी 12 घंटे पढ़ो। तो मैनेजमेंट हर रोज हर टाइम अलग तरीके से करनी है। लोअर लेवल पे अलग मैनेजमेंट होती है कि वो लेबर को मैनेज कर रहे हैं, टॉप लेवल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो अलग मैनेजमेंट में लगा हुआ है, ठीक है ना। हॉस्पिटल में अलग तरीके की मैनेजमेंट है, स्कूल में अलग तरीके की मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट हर जगह अलग होती है। मैनेजमेंट डायनामिक है, लगातार बदलती रहती है। कोविड में ऑनलाइन हो रहा था सारा मैनेजमेंट, अब ऑफलाइन हो रहा है सारा मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट लगातार डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या है, लगातार चेंज होती रहती है। और चेंज क्यों होती है, क्योंकि हमारी दुनिया बदल रही है ना, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है ना, हमारे सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर बदल रहे हैं ना। कभी मोदी जी ने कुछ नया कर दिया, कभी यूएसए ने कुछ नया कर दिया, कभी नोटबंदी हो गई, कभी जीएसटी आ गया है, कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, कभी पेपर आ गए, जिसकी वजह से हमें मैनेजमेंट भी लगातार चेंज करनी पड़ती है। और ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि गोल तो भैया हर जगह घुसा के आ जाना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मैनेजमेंट, सारा कुछ क्यों हो रहा है, गोल पूरे करने के लिए। हर चीज क्यों हो रही है मैनेजमेंट में, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। मैनेजमेंट क्यों हो रही है, गोल्स को पूरा करने के लिए, ठीक है जी। तो गोल्स का अलग अलग नाम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव लिखा सकता है, कुछ भी लिखा सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करना, एंड गोल्स को पूरे करना, कॉमन गोल को पूरा करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करना, ये मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। सारा काम हम किस लिए करते हैं, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सारी की सारी मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट देखी नहीं जा सकती। अगर तुम मैनेज कर रहे हो तो तुम्हारा काम अच्छे से चल रहा होगा, तुम्हारा सिलेबस पूरा हो रहा होगा, तुम्हारी जिंदगी अच्छी कट रही होगी। ये तुम ये फील कर सकते हो, तुम ये देख नहीं सकते। मैं इस वक्त बहुत चीजें मैनेज कर रही हूँ, साउंड भी, वीडियो भी, लाइटिंग भी, अपना दिमाग भी, अपने शरीर को भी। तुम वो सब कुछ फील कर सकते हो कि हाँ अच्छी लाइट भी है, अच्छी ऑडियो भी है, मैडम भी है, सब है। देख नहीं सकते। वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इनटैंजिबली चल रही है, मैनेजमेंट देखी नहीं जा सकती। पर जब मैनेजमेंट हो जाती है तो काम पूरे हो जाते हैं, तुम खुश होते हो, तो उस पूरे एनवायरनमेंट में तुम फील कर सकते हो कि यार हाँ, यहाँ सब कुछ अच्छे से मैनेज करा गया है। सो वो इनटैंजिबल है, तुम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो जब काम पूरा हो जाता है, पर तुम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है। लास्टली मैनेजमेंट परवेसिव है। परवेसिव का क्या मतलब है, हर एक लेवल पे चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की है, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो स्कूल है। हर जगह पे चाहिए, चाहे वो इंडिया है या यूएसए है। हर कोई जगह पे, हर एक बिजनेस में मैनेजमेंट लगेगा। हर कोई अपने हिसाब से मैनेजमेंट करेगा, पर मैनेजमेंट करेगा। हर जगह पे मैनेजमेंट चाहिए। सो मैनेजमेंट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, हर लेवल में होती है, अलग हो सकती है, आपके कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। मैंने नहीं बोला सेम होगी, अपने हिसाब से एप्लीकेबल कर सकते हो मैनेजमेंट। हर बच्चा अलग शेड्यूल बनाएगा, कोई सुबह, कोई रात, कोई दोपहर, कोई शाम। हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ाई करेगा, कोई अकाउंट्स पहले, कोई इको पहले, कोई बिजनेस पहले, पर हर बच्चा मैनेजमेंट करेगा। वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल, हर टीम मैनेजमेंट करेगी। तो यहाँ पर मेरे खत्म होते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्रोनियम क्या था, गो मम्मी पापा, गो टू CID।
गोल ओरिएंटेड, मल्टी डिमेंशनल, परवेसिव, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल, डायनामिक। मुझे भी सिर्फ इस एक्रोनियम को देखकर याद आते हैं, वरना मैं भी याद नहीं कर सकती कि क्या है सारे फीचर्स, क्या है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, पर एक्रोनियम को देखकर तो मुझे याद आ जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें भी एक्रोनियम के साथ ही याद करना है। कमेंट सेक्शन में एक्रोनियम लिखो, डन लिखो कि भैया हमने आज का लेक्चर पूरा कर लिया है। कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।